वेलकम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ दो चार्जों के बीच फोर्स को फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं। क्या ये बोल सकते हैं हम कि अगर दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अगर हम कूलॉम्स लॉ को स्टेट करें तो हम स्टेट कर सकते हैं कि दिस लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two stationary point charge directly proportional to the product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मीनिंग ये है कि इसमें दो चार्ज जो हैं वो अगर इंटरेक्ट होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और वो जो फोर्स होता है उसकी जो नेचर होती है वो दो हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मीन्स कि इफ दोनों चार्ज सेम हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो उस सिचुएशन में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। इसके अपोजिट अगर एक चार्ज प्लस हो दूसरा माइनस हो, मतलब अपोजिट चार्ज हो, तो इस सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बोथ नेचर का होता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर हम इस फोर्स को निकालते हैं तो सपोज करिए कि दो चार्ज हैं और उन चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मानते हैं। पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो उसका मतलब ये है कि कोई बॉडी इतनी डिस्टेंस पे हो कि उसका मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा उसकी वेरी ना करे, उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये प्लस क्यू चार्ज है, Q1 है, और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम देखें इसमें तो दोनों चार्ज के नेचर सेम है, मतलब दोनों प्लस प्लस का है, तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। तो पहले पे दूसरे के कारण जो फोर्स लगा उस फोर्स की वैल्यू हम लिखेंगे F12, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर होगी, रिपल्सिव है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूरी पे जाएंगे। और दूसरा जो होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो F21 होगा। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। अब अगर हम इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हमने पढ़ा कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, मतलब Q1 एंड Q2। इसको इक्वेशन अगर हम फर्स्ट एजम कर लें। दूसरा हमने बोला कि फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन दे, मतलब r के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर K इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर हम इससे यूनिट इसकी निकालें तो मीटर स्क्वायर इधर आएगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन हुआ, इसकी मीटर स्क्वायर, और कूलाम इंटू कूलाम कूलाम स्क्वायर।
ये जो होती है ये वैल्यू होती है के की, और ये जो होता है एप्लीकेबल होता है किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए, और यहां तक कि एयर के लिए भी इसी वैल्यू को हम लेते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो एयर में इसकी वैल्यू थोड़ी स्लाइटली कम होनी चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं मानते, हम बस इसी वैल्यू को लेकर चलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होगी के की जो वैल्यू होता है आगे, और हम अगर अभी नेक्स्ट लेक्चर में पर इलेक्ट्रिक स्टैटिक परमिटिविटी में हम पढ़ेंगे कि के को हम 4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं। एप्सिलॉन का मीनिंग होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीन्स जो ये एप्सिलॉन है ये डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम में। मतलब के की जो वैल्यू होगी वो वेरी होगी मीडियम टू मीडियम कि मान लीजिए आगे हम पढ़ेंगे कि माइका में इसका क्या होगा, नहीं उस चार्ज को हम माइका में रख दें तब क्या होगा, अगर उसको किसी ऑयल में रख देते हैं तब उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें वैल्यू उसमें हम फाइंड करते हैं। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ है, इसको हम ऐसे स्टेट करते हैं। अब नेक्स्ट जो बात है कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है, तो उसमें सबसे पहला है कि अगर हम इसकी एप्लीकेबल के लिए बोलें तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। जो फोर्स होता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही लगेगा, मतलब सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके अलोंग ही लगेगी। इसका मीनिंग ये है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा या तो इधर या तो इधर इसके अलोंग ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर फोर्स की लाइन हो जाए या इधर डायरेक्शन हो जाए। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही होगा, और ये हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। कूलम्ब्स लॉ चूंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्ब्स लॉ को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अब आगे हम ये समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को अगर हम समझते हैं तो यहाँ सपोज करिए एक चार्ज प्लस Q1 है और इससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज प्लस Q2 है, प्लस Q2 है। ठीक है, अब हमें अगर देखें, अगर हम बोलते हैं इसकी डिस्टेंस r है तो अभी हमने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी अगर दोनों का नेचर सेम है तो इस फोर्स का नाम होगा F12। मतलब अगर इधर की तरफ डिस्टेंस हम मेजर करें तो अगर इसके लिए R1 माने इसके लिए R2 तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, और अगर इधर डिस्टेंस हम मेजर करें यहाँ तक तो इसको हम मानेंगे R2 माइनस R1। मतलब इस फोर्स के लिए इसकी F21 हो जाएगा, और जिसकी डिस्टेंस अगर हम निकालें तो R2 माइनस R1 लिखेंगे। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे, तो सिंपल है, हम जानते हैं कि फोर्स अगर हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम पहले फोर्स निकाल रहे हैं ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इस सिचुएशन में के की वैल्यू अगर हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में, अगर इसकी डिस्टेंस जो का मोड हम r मान लें तो यहाँ हम लिखेंगे मोड r का स्क्वायर। और जब इसको हमें वेक्टर में लिखना है तो यहाँ एक हमें यूनिट वेक्टर लगाना होगा, और मान लीजिए वो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, r कैप हो गया। अब इस r कैप की वैल्यू मुझे अगर फाइंड करनी हो तो कैसे करूँगा, हमने 11th क्लास में पढ़ा था यूनिट वेक्टर के बारे में। क्या होता है कि वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मान लीजिए हमने R1 माइनस R2 मतलब इसके लिए मान लें तो ये डिस्टेंस ले रहे हैं, तो R1 माइनस R2 अपॉन में R1 माइनस R2 का मॉड हम निकाल लेंगे। ये R वेक्टर की, R कैप की यानी यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो F12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R mod स्क्वायर, और R कैप की जगह पे हमने लिख दिया R1 माइनस R2 अपॉन में R1 माइनस R2 का मॉड। अब देखिए हम यहाँ पे R1 माइनस R2 मॉड की वैल्यू को हम R मान सकते हैं, और जब हम इसको R मान सकते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका R क्यूब हो जाएगा, यानी F12 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R mod क्यूब R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस R2। तो ये जो होगा ये क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। हम ये भी लिख सकते हैं इसको अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, तो F12 जो होगा वो F21 के इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा। मीन्स अगर हम देखें तो कूलम्ब्स का जो वेक्टर्स फॉर्म है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो इस तरह से हम कूलम्ब्स के वेक्टर्स लॉ को समझते हैं। हाँ, तो अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या कंपैरिजन होता है। जैसे हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, और इसके अंदर हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़े। अगर हम दोनों की फॉर्मूले को लिख लें तो हमने अभी F इक्वल टू निकाला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और Fg हमने निकाला था ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हमने निकाला था। अब देखिए Fe और Fg मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सबसे पहले अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मीन्स Fe को हम 1/r स्क्वायर लिख सकते हैं, Fg को भी हम 1/r स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि दोनों जो लॉ है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि दोनों जो फोर्स होता है एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। मतलब हमने चार्ज के लिए पढ़ा था ना कि यहाँ प्लस Q1 एक यहाँ प्लस Q2 लगाया तो इसके सेंटर से मिलाने वाले लाइन पे ही फोर्स लग रहा था। ऐसे ही हमने मास उसके लिए पढ़ा है कि m1 और m2 यानी इसी के अलोंग जो फोर्स लगता है, क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता था तो लगता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि दोनों जो है एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ही लगता है। ये तो इनके बीच की सिमिलरिटी है। मतलब इनके सिमिलरिटी का मतलब है कि दोनों में क्या क्या समानता है। डिफरेंसेस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है